हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया ही था, अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस लर्न करने हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम बेस्ड ही बना हुआ है, जैसे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, ऑब्जेक्टिव से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इज। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इज मतलब क्या होता है? जैसे किसी कोई बच्चा गुम हो गया है, ठीक है, या वो अपनी फैमिली से अलग हो गया हो, या उसको कोई प्रॉब्लम हो, वो ढूंढ नहीं पा रहा हो, तो इस क्या कर सकते हैं हम लोग? चाइल्ड केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? ये ऑप्शन बी 1098, ठीक है। ये आपका चाइल्ड केयर नंबर है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ही इज एन एस्ट्रोनॉमर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो स्काई प्लैनेट्स वगैरह के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो कौन था इसमें से, किसने पढ़ाई किया है स्काई एंड स्टार्स वगैरह के बारे में? कौन? कॉपरनिकस ने, ठीक। इन्होंने क्या बताया है हमको? पहले क्या लोग सोचते थे कि अर्थ जो है ना वो सेंटर में है, अर्थ सेंटर में है, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया और फिर बताया नहीं, सन सेंटर में है और अर्थ मूव करता है सन के, ठीक है, राउंड में अर्थ मूव करता है और सन सेंटर में है। और देखो बाकी कोलंबस का आप लोग जानते हैं, इसने क्या डिस्कवर किया था? ये रिसर्च वगैरह करते थे, घूमते थे, ये इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया है। और हेनरी क्या है? ये एक किंग का नाम है इंग्लैंड के। और मार्टिन लूथर क्या है? ये रिलीजियन रिफॉर्मर है। ओके, तो इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। बाकी आपका आंसर होगा कॉपर निकस। डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्रेंच मेड देयर कैपिटल इन। कब की बात हो रही है ये? जब फ्रेंच यहाँ रूल किया था इंडिया में, जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था तो उन्हें अपना कैपिटल कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? पौंडीचेरी में, ठीक है। मद्रास, मद्रास जहाँ चेन्नई है वहाँ कहाँ किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने। ओके, तो ये आप लोग याद रखना, फ्रांस लिखा रहेगा तो क्या आंसर आएगा? पौंडीचेरी। और अगर ब्रिटिशर्स रहेगा तो मद्रास, ठीक। आपका एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कितना ऐसा पार्ट है जो कवर है वाटर से, ठीक है, अर्थ का? तो आप लोग बताओ, क्या फुल पार्ट कवर है? तो हम लोग कहाँ रहते हैं? अगर लैंड ही नहीं रहेगा, एक ये अर्थ है, इसमें से अगर पूरा पार्ट कवर है वाटर से तो हम लोग कहाँ रहेंगे, है ना। और इसमें जो वन हाफ बोला है, ये किसका पार्ट है? ये लैंड का एरिया बताया है, ठीक। तो 1/4, सॉरी 1/4 ना, सॉरी ये रॉन्ग है। 1/4 आएगा आपका लैंड का। ये 1/4 पार्ट क्या है? लैंड, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो आंसर आपको सही क्या हो जाएगा? 3/4। मीन्स अगर आप अर्थ को ऐसे डिनोट करोगे और ये ऐसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये जो 1 पार्ट है ये लैंड है, बाकी की ये 3 जो है ना, ये क्या है? वाटर, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं पूरा ब्लू ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि वाटर से कवर है। पूरा 3rd पार्ट जो है वो वाटर से है, बस 1 पार्ट जिसमें हम लोग रहते हैं ये वाला वो लैंड है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका 3rd 4th आंसर करना ना। 3rd 4th का मीनिंग क्या होता है? 3/4 मतलब आपका जैसे 100% में हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? 75% ना। देखो 3/4 मतलब आपका आ जाएगा 75% और इसका मतलब आ जाएगा 25%। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? पूरा अर्थ का 100%। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन। इनकम टैक्स क्या आपके वाटर में लगता है? वाटर में लगता है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में लगता है? नहीं। ऑन द ऑब्जेक्ट किसी चीज में लगता है? नहीं। किस में लगता है? आपका इनकम टैक्स, इनकम लिखा हुआ है मीन्स क्या है? आपके इनकम में लगता है, ठीक है। ऑन इनकम, जितना भी एक पर्सन अर्न करता है, ठीक, उसमें का कुछ परसेंट टैक्स देता है किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। गवर्नमेंट को अर्निंग कहाँ से होती है? टैक्स के पैसों से, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो नॉर्मल है, अगर आप पढ़े नहीं भी हैं तो आप एग्जाम में कर सकते हैं, है ना। और आफ्टर ऑल ये आप लोग का प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस भी करते जाइए और याद भी करते जाइए, ठीक। तो एग्जाम के लिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या पूछा है? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक क्या होगा आपका? माइका,
ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बहुत ही रेयर करता है। और ये जो आपका बाकी आयरन गोल्ड सिल्वर है वो करते हैं। ओके, तो मीका जो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस कॉफी इज, बताओ इसमें से कौन सी कंट्री है। इंडिया में होती है क्या कॉफी की खेती, फार्मिंग होती है कॉफी की? नहीं। ठीक है, कहाँ होती है, ब्राजील में। क्यों, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है और वहाँ जो बड़े बड़े लैंड एरिया है उसके उसके लिए वहाँ स्विचेबल होता है कॉफी ग्रो करना। ठीक है, जैसे टी लीव्स की होती है ना पत्तियां, वैसे कॉफी की भी होती है, तो वहाँ पे कॉफी ग्रो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडिया में पूछेगा तो क्या बताओगे, राइस एंड व्हीट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बताओ। इसमें से आप लोग को याद होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जा रहे हैं, है ना। तो कब हुआ था, 1914 को। कब से कब तक चला था, 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें क्या हुआ था, सेकेंड वॉर, है ना। सेकेंड वॉर का डेट क्या है, 1942, और फर्स्ट वॉर का डेट क्या है, 1914 टू 18 तक चला था। क्यों हुआ था वॉर, बताओ। इंग्लैंड के प्रिंस का डेथ के कारण, ठीक है, उसको उनको किसी ने मार दिया गया था, उसके कारण क्या हुआ था, वॉर हुआ था। सारी कंट्री एक साथ लड़ने लग गई थी और दो टीम्स में डिवाइड हो गई थी। ठीक, तो ऐसे करके सारे कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे थे। देखो 9 क्या है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बहुत पहले हम लोग अगर जाएंगे तो क्या होता है, पास्ट में सब हाथ से काम होता था। उस टाइम पे मशीनें डेवलप नहीं थी, इंसान लोग ही सारा कुछ वर्क करते थे। ठीक, तो सबसे पहले मशीन्स कब डेवलप हुआ और कहाँ डेवलप हुआ पूछा है ना इसमें, तो इंग्लैंड में हुआ था। किस टाइम पे हुआ था, 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में पहली बार मशीन का यूज किया गया था। ठीक है, वो कुछ स्टीम इंजन करके नाम रहता है, उस वो मशीन डेवलप हुई थी। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, द पॉपुलेशन कमिंग, कमिंग लिखा है ना, ऑन योर ओन कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री। मीन्स अगर एक हम लोग सोचे कि सपोज यहाँ पे कोई फ्रांस है, ठीक, चाइना है, कुछ भी, और ये इंडिया है। ठीक, ये इंडिया है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ की पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है यहाँ। ठीक, दूसरे जगह की पॉपुलेशन यहाँ आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। ठीक है, और अगर सपोज इंडिया से किसी और कंट्री में जा रही है, ये अदर कंट्री है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन। अगर सपोज देखो कोई अदर कंट्री है, वहाँ के लोग यहाँ आके शिफ्ट हो गए हैं, यही बिजनेस चल रहा है उनका, यही रहते हैं, यही का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो क्या होता है, इमिग्रेशन। लेकिन वो थे किसी और कंट्री के ना। और ऐसे ही अगर हमारे कंट्री के लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ घर ले लेते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। याद रहेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से माइंड में रखिएगा और लिखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका फिलअप क्या है, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन में रिजल्ट पेनल्टी 2 रुपीज। कितने रुपीज का पेनल्टी लग सकता है अगर आपने कोर्ट में जाके गलत इंफॉर्मेशन दिया या किसी भी पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो कितने रुपए का चार्ज लग सकता है, 25,000। ठीक है, ये अमाउंट याद रखना, 25,000 रुपीज का पेनल्टी लग सकता है अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की तो। अब देखो, द जॉब ऑफ जज इज टू अनाउंस द डेथ टू द क्रिमिनल। जज क्या अनाउंस करता है, सोचो, जज क्या बताता है, डिसीजन बताता है ना अपना। जो दो पार्टीज के बीच में झगड़े होते हैं उनका प्रूफ्स वगैरह देखता है और फिर लास्ट में डिसाइड करता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन। ठीक, डिसीजन बताते हैं। ओके, अब देखो, द वैदिक फार्म्स आर बिल्ड ऑन, कौन से स्लोप्स में होता है ये, शार्प। देखो ये क्या होता है, वैदिक फार्म क्या होता है, जो हिल्स रीजन में होते हैं ना, जो हिल्स रीजन में होते हैं, जैसे सपोज ये माउंटेन है, तो यहाँ पे कैसे फार्मिंग करेंगे, तो उन लोग ऐसा क्यारी क्यारी टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, और इस वाले एरिया में उन फार्मिंग करते हैं वहाँ के लोग। ठीक, आपने देखा होगा ये हैदराबाद, ये सारे जगह, उत्तराखंड, यहाँ ऐसे ही होते हैं, ये स्लोप बनाए रहते हैं, जिससे बारिश हो ना तो सॉइल बह के ना चले जाए। ठीक, थोड़ा सा शार्पली बनाए रहते हैं इस टाइप से कि सॉइल यहाँ रहे और यहाँ वो खेती कर सके, और ये ऐसे ऐसे हर थोड़े थोड़े दूर में रहता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
ही इज नोन एज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन छत्तीसगढ़। बताओ जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है? जो मीडिया वाले रहते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, सब न्यूज प्रिंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट। तो कौन था छत्तीसगढ़ का जिन्होंने फर्स्ट इन सब चीजों पे काम किया है? कौन थे भाई? पंडित माधवराव सुप्रे। ठीक है, पंडित माधवराव सुप्रे जी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जर्नलिस्ट का फाउंडर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ क्या लिखा है? हनुमान सिंह इज कॉल्ड एज द, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? बताओ क्या बोला जाता है? मैग्नीस लश्कर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके पीछे एक स्टोरी है। ये लश्कर का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है ना सोल्जर। ठीक है, लश्कर मीन्स होता है सोल्जर। तो देखो ये जो हनुमान सिंह थे ना, ये एक वर्कर थे। तो ये लेबर्स को ना इतना अच्छा इंडिकेट करते थे, मतलब डायरेक्ट करते थे, लाइक सोल्जर। जैसे सोल्जर सबको बताता है ना कि देखो डायरेक्शन देता है, अब ये वर्क करो, अब ऐसा करो, फिर ये करो। ठीक है, वैसे ही वो सबको ऐसे डायरेक्ट करते थे कि ऐसा अब ये करना है आपको, अब ये काम करना है। और कहाँ थे ये? एक माइनिंग है, मतलब ये एक कंपनी है। ठीक, एक माइंस कंपनी है। इसमें क्या करते थे? वहाँ वो वर्क करते थे। ठीक, इसलिए उनको बोला गया मैग्नीस लश्कर, ताकि मतलब वो वहाँ के वर्कर्स को राइट प्रोवाइड करते थे कि उनका अधिकार क्या है, उनको कितना टाइम तक वर्क करना है, उनको कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक, तो इसलिए उनको बोला गया मैग्नीस लश्कर ऑफ छत्तीसगढ़। किनको? हनुमान सिंह को। अगर क्वेश्चन में बोला हु इज द मैग्नीस लश्कर ऑफ छत्तीसगढ़, तो क्या नाम आएगा? हनुमान सिंह। राइट, तो देखो इसको याद रखना अच्छे से। अब आपका आएगा वेरी शॉर्ट। यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट स्टार्ट है। तो देखते हैं क्या पूछा है। what kind behavior can a person have with dirty action and behavior have? तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग सोचो। जैसे कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, फोर्सफुली आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो ये सब क्या है? लॉ की नज़र में ये एक क्राइम है। ओके, तो इसके लिए पनिशमेंट है। अगर आप कंप्लेन करते हो लॉ को, तो इसके लिए वो पनिश करेंगे जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है। ठीक, we read the answer. Such person touches the body in an object of manner and asks women to come with them by forcefully and threatening। देखो कुछ forcefully अगर कोई कर रहे हैं, ठीक है, विथाउट परमिशन कोई पर्सन टच कर रहा है किसी को, तो ये सब लॉ की नज़र में गलत है। ठीक, इसके लिए पनिशमेंट है। राइट, तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज रॉक? रॉक क्या होता है बताओ? एक टाइप का रॉक होता है हार्ड और एक सॉफ्ट टाइप का। हार्ड रॉक क्या रहता है और सॉफ्ट रॉक क्या? सॉफ्ट रॉक जैसे चॉक्स वगैरह रहते हैं। ठीक, देखो यहाँ लिखा है अ रॉक इज अ नेचुरल सॉलिड मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप ऑन द अर्थ क्रस्ट। रॉक कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ओके। एक नेचुरल सॉलिड मास है। ठीक है, रॉक्स में ही मिनरल्स वगैरह फाउंड होते हैं। जो खुदाई होती है उसमें क्या रहता है? उसी में तो रॉक्स के फॉर्म में ही तो निकलता है ना, है ना? तो हार्ड रॉक्स होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं? तो देखो क्या बोला है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। यहाँ लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री ना, एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बुक मिल रही है लिखी हुई, नहीं, वो सब ऐसा एज्यूम किया जाता है, ढूंढा जाता है। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर मिलेंगे, पुरानी बिल्डिंग्स मिलेगी। जैसे देखो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक दिख रहा है आपको ऐसा, पुरानी पुरानी इमारतें, महल्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, क्या? मॉन्यूमेंट्स, ऑडियो विजुअल सोर्सेस एंड फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें मिलते हैं किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, मॉडर्न अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो वो होती है मॉडर्न हिस्ट्री, ये सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे सपोज आज के बाद बहुत दिन हो जाएंगे, जब ये सारी हमारी जो एरा चल रही है वो खत्म हो जाएगी, तब उनको क्या मिलेगा? जो आज के टाइम की लिखी हुई बुक्स वगैरह है, बनाई हुई कुछ स्टैचूज वगैरह है, तो वो इसको सोचेंगे एज अ ये हिस्ट्री बन जाएगा जो अभी प्रेजेंट है ना? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे आप लोग इसमें लिख सकते हो। अब देखो ये तो नॉर्मल सा पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ करेंट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। तो कौन है प्राइम मिनिस्टर? आई होप सब लोग को पता होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी हैं, ये रही उनकी फोटो। और प्रेसिडेंट कौन है?
प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, यहाँ देखो नाम लिखा है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ प्राइम मिनिस्टर का लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये तो बहुत मतलब आप लोग अच्छे से कर सकते हो ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाई डू यू नीड द कोर्ट? अच्छा, कोर्ट का नीड क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? अगर ऐसे कोई दो पार्टीज है या दो ग्रुप्स है जो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर उनको सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो सॉल्यूशन उनको कौन देगा? तो कौन देता है उनको सॉल्यूशन? फाइनल डिसीजन किसका होता है? कोर्ट का होता है। वो बोलते हैं नहीं ये वाले लोग सही हैं, ये वाले लोग गलत हैं। डिसीजन होता है, एक को जो गलत रहता है उनको पनिश किया जाता है ना, और एक जो सही रहता है उसको उसका अधिकार दिया जाता है। सपोज एक लैंड के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, गांव वाले हैं, दो लोग लड़ रहे हैं कि ये मेरी जमीन है ये मेरी जमीन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? प्रूफ देखेगी किसके नाम पे वो जमीन है ना, किसका पेपर सही है किसका पेपर गलत है, कौन फ्रॉड तरीके से ये कर रहा है। तो जिसके फेवर में जाएगा डिसीजन उसको क्या करेगी? लैंड दे देगी कि तुम ये रख लो, है ना। तो ये कोर्ट क्या करती है? बहुत हेल्पफुल है, नहीं तो ऐसे तो झगड़ा ही होते रहेगा। देखो क्या लिखा है, हम लोग रीड भी कर लेते हैं। व्हेन अ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिसॉल्व थ्रू अ सिंपल पंचायत। देखो पहले जो लड़ाई होती है ना, जो लैंड के लिए मैं आप लोग को एग्जांपल दी कि कोई जो गांव में है लोग लड़ रहे हैं अपने लैंड के लिए, तो वो क्या करेंगे? पहले पंचायत के पास जाएंगे। गांव में क्या होता है? पंचायत। जब वहां से सॉल्व नहीं होता तब वो केस कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में, है ना। We need a court. The decision of the court is based on the constitution which we all have to be abide by. Okay, constitution के थ्रू जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उसी के अकॉर्डिंग आएगा डिसीजन, और वो हम सबको फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोर्ट से आने के बाद भी वो लोग लड़ ही रहे हैं, नहीं, कोर्ट में डिसाइड हो गया, आप जो करना चाहते हो कोर्ट में करो, जो प्रूफ करना चाहते हो कोर्ट में करो, वहाँ के डिसीजन के बाद आपको वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये सुप्रीम कोर्ट का फोटो है और ये कोर्ट जैसे जज बैठे हैं, नॉर्मल जो डिसीजन हो रहा है डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स में। देखो क्या लिखा है? व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो यहाँ लिखा है गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड जीएसटी, है ना। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस में लगता है? अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में किए क्या? इनकम टैक्स। तो वो किस पे था? जो लोग अर्न कर रहे हैं उस पे लग रहा था इनकम टैक्स। अब ये कौन सा टैक्स है बताओ आप लोग, जिसमें लिखा है गुड्स एंड सर्विस। लाइक देखो आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ जो खाना खाते हो उसमें क्या लगता है? टैक्स। ये कैसा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और वो कैसा था? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स डायरेक्ट है? इनकम। जो इनकम टैक्स अभी हम लोग पढ़े वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों क्यों इनडायरेक्ट है? देखो आप लोग रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ खाना वगैरह खाए हो, वहाँ जो आपको सर्विस प्रोवाइड हुई है वो आपके बिल में चार्ज होके आएगा, तो आपने इनडायरेक्टली जीएसटी का टैक्स पे किया है। ठीक, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, नॉर्मली ग्रोसरी शॉप से आप कुछ बाय करने जाते हो, तो क्या होता है? जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, जो भी आप सपोज कुरकुरे चिप्स बिस्किट जो भी आप खरीद रहे हो उसमें क्या रहता है? ऑलरेडी टैक्स रहता है। ठीक, क्योंकि वो गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान जो आप खरीद रहे हो, तो आपने तो बस सामान खरीदा लेकिन उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड था, तो आपने इनडायरेक्टली जीएसटी पे किया। ठीक, इसलिए जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्टली और इनकम टैक्स होता है डायरेक्टली। याद रहेगा, ऐसे आप लोग आंसर अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? द फंडामेंटल राइट्स आर। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, देखो क्या है फंडामेंटल राइट्स? लोगों के अधिकार के बारे में, लोगों को क्या क्या चीज का राइट्स है। राइट्स मीन्स क्या होता है? अधिकार, कि वो कब क्या क्या चीज कर सकते हैं जिसमें कोई उनको रोकेगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ लाइन से है, हम लोग पढ़ ही लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स क्या? जैसे आप अगर क्लासरूम में बैठते हो तो आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है एक को नहीं। नहीं, टीचर्स के लिए सब क्या होते हो? इक्वल होते हो। वैसे ही क्या है, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं सब इक्वल है। अगर कोई कोर्ट गया है तो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि ये रिच है ये पुअर है तो इसके फेवर में जाना चाहिए डिसीजन। नहीं, वहाँ पे आपको प्रूफ करना है, ठीक है, उसके बाद डिसीजन होगा। मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ये आपने सुना भी होगा, है ना। देखो राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या?
अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप इस स्टेट के हो तो इसी स्टेट में रहो, या आप इस घर के हो तो इसी घर में रहो, नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, है ना। तो ये क्या है, फ्रीडम है। ठीक, अब देखो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब क्या होता है, जो लोगों से जबरदस्ती काम कराते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह हो गया, है ना, या आपको कोई फोर्सफुली कोई काम करने बोल रहा है कि नहीं तू ये वाला काम कर ही, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपके मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा नहीं कर सकता कि आपको जबरदस्ती कोई वर्क करवा दे। ओके, तो ये क्या है, आपका अधिकार है। ऐसे बोलोगे क्यों नहीं करवा सकते, है ना, अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो 10 लोग आएंगे और आपसे काम करवा के चले जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि लॉ बना हुआ है इसके पीछे, आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आपको कोई किसी ने, मतलब आप भी किसी को मना नहीं कर सकते, आपको भी कोई मना नहीं कर सकता कि तुम यही पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करो या इसी का प्रैक्टिस करो, ठीक है, या इसी में प्रेयर करो, नहीं। इंडिया कैसा कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, यहाँ क्या रहते हैं, सारे टाइप के लोग रहते हैं, सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और उनको फुल्ली राइट है कि वो अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, है ना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख डिफरेंट टाइप्स के हैं, सारे लोग रह सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा, और आप जिस टाइम पे अपना धर्म कन्वर्ट करना चाहते हो वो भी आप फ्रीली कर सकते हो, इसमें भी कोई पनिशमेंट नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है। अब देखो क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मीन्स क्या, ये आपने सुना है कि 14 ईयर्स के एज बच्चों को क्या मिल रहा है, फ्री एजुकेशन, मतलब उनको पढ़ाना जरूरी है। 14 ईयर्स के एज तक का जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना जरूरी है, प्रॉपर एजुकेशन लेना जरूरी है, तो राइट टू एजुकेशन। और क्या, आप इससे क्या समझ सकते हो, आप कोई भी स्ट्रीम पढ़ सकते हो, ऐसा मना तो नहीं करते कि नहीं तुम इंजीनियर ही बनो या तुम डॉक्टर ही बनो, नहीं, आप किसी किसी भी प्रोफेशन की पढ़ाई कर सकते हो फ्रीली। ओके, क्यों है, क्योंकि ये राइट्स बना हुआ है। अब क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, जैसे जो लॉ वगैरह बने हुए हैं वो सबको फॉलो करना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, और ऐसा आप कोई क्रिमिनल चीज नहीं करोगे कि किसी का मर्डर कर दिया उसमें कोई पनिशमेंट नहीं, उसके लिए पनिशमेंट है। ठीक, जितना आपका अधिकार है, जितना एक सिटीजन का अधिकार है, उसके लिए राइट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 6 राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन भी करो। ये वेरी शॉर्ट था तो नॉर्मली राइट्स के नेम लिखे गए हैं यहाँ पे, अगर यही आपका लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में आएगा तो ये आपको पॉइंट्स लिखना है, देन उसको 2 to 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ओके, सारे 6 राइट्स को इतना कर सकते हो आप लोग, तो आपके स्कोर अच्छा बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सोसाइटी। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में ना हो तब क्या हो, आप लोग खुद ही सोचो, अगर क्लास में आपके रूल्स रेगुलेशन ना हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो एक दूसरे से लड़ते रहोगे, है ना, और किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सब लड़ाई कर रहे हैं, सब अपने मन का कर रहे हैं, जिसको पढ़ाई नहीं करना नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहा है वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, कितना मैश हो जाएगा ना। तो ऐसा ही कंट्री के साथ भी सेम होता है। ठीक, अगर लॉ नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक, अगर आप लोग एक छोटी सी चीज में समझ सकते हो, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हुआ, सोच सकते हो कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, है ना, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा, सब अपने मन का करेगा, कोई भी किसी के लिए वेट नहीं करेगा कि आओ मैं रुका हूँ तुम चले जाओ रोड क्रॉस कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही कंट्री के साथ भी होगा, क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे, है ना, सब अपने मन का करने लगेंगे, किसी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं रहेगी, वही लिखा है। चलो लेट्स रीड द आंसर, इफ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सोसाइटी देन अ पर्सन वुड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ आवर ड्यूटी एंड राइट्स, मतलब कि अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेंगे तो अगर हम लोग को ही नहीं पता रहेगा कि हमारे लिए क्या राइट्स है और क्या नहीं है, हमारी क्या ड्यूटी है कंट्री के लिए। ठीक, इंटरफेरेंस विथ ईच अदर्स वर्क विल मेक अवर arbitrators, the situation of the dispute will remain, peace of the country will dissolve, शांति जो बनी हुई रहती है एक किसी भी कंट्री में वो डिसॉल्व हो जाएगी, और जो मैटर्स हैं, जो लड़ाई हो रहा है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा, वो सॉल्व ही नहीं होगा कभी। पीस ऑफ द कंट्री, एनआरसी सिचुएशन विल बी क्रिएटेड एंड विल स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट रुक जाएगा। आप सोचो, लोग अपने ही मैटर्स में लगे हुए हैं, उनका लड़ाई ही हो रहा है, तो कैसे सोचेंगे प्रॉफिट के बारे में, कैसे कंट्री डेवलप हो सकता है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी में होना। ठीक, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपका था वेरी शॉर्ट, एंड लास्ट के 2 क्वेश्चन शॉर्ट के थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप 1 एंड टाइप 2,
जिससे आपको हेल्पफुल होगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको याद करना है। मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू बेस्ट इन योर एग्जाम।